Hello, psychology learners. My name is Afrin Naseem, and I welcome you all on my YouTube channel, BAPCH Resources. In this video series, I will cover whole units of the course Development of Psychological Thoughts, that is BPCC 106, and in this particular video, I'll cover few topics of Unit 1. Okay, but before moving on, let me just give an overview of this book. So, why we are starting this book? So, इस बुक में बेसिकली साइकोलॉजी की स्टोरी है और जितने भी डिसिप्लिन्स हैं साइकोलॉजी के वो कैसे इमर्ज हुए और पहले जो साइकोलॉजी को फिलॉसफी का पार्ट समझा जाता था देन हाउ इट पार्टेड वेज ओके फिलॉसफी से वो कैसे अलग हुआ ठीक है और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है साइकोलॉजी में ओके हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे The psychological scientist wanted to uncover the basic laws of human behavior and animal behavior through scientific investigation. Okay? जो साइकोलॉजिकल साइंटिस्ट थे वो क्या करना चाहते थे ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर को समझना चाहते थे थ्रू साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस ओके फिलोसफिकल ओरिजिन्स क्या है इस डिसिप्लिन के और कंट्रीब्यूशन क्या है अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे इन दिस पर्टिकुलर बुक BPCC 106 okay there are total 5 blocks and 13 units in this course okay in this video I will explain you guys the unit 1 block 1 unit 1 some topics of unit 1 okay so let's move on in this video I'll cover the introduction part the philosophical context and historical perspective and in next video I'll cover the rest of this unit okay let's move on okay so let us read the introduction. Many students of psychology as well as some faculty from psychology often raise questions about the usefulness of learning about the historical and philosophical context of discipline for developing a proper understanding of the contemporary theoretical and practical issues in the field of psychology. Okay. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है साइकोलॉजी के एज वेल एज फैकल्टी जो है साइकोलॉजी की वो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत उठाती है कि हम हिस्टोरिकल और फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट साइकोलॉजी में पढ़ क्यों रहे हैं जो साइकोलॉजी की हिस्ट्री है या जो फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट है साइकोलॉजी का हम क्यों पढ़ रहे हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि साइकोलॉजी वाज अ पार्ट ऑफ फिलोसफी इन द पास्ट ऐसा क्यों था ठीक है जो साइकोलॉजी था वो फिलोसफी का पार्ट क्यों था इट हैज नाउ अचीव्ड इंडिपेंडेंट स्टेटस एज द डिसिप्लिन एंड साइकोलॉजिकल नॉलेज इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द फिलोसफिकल डिस्कोर्स ठीक है जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अब तो वैसे भी साइकोलॉजी जो है वो एक इंडिपेंडेंट फील्ड है इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द फिलोसफिकल स्टडीज तो वही वो क्वेश्चन रेज करते थे कि जब ये सब कुछ अलग हो गया है तो देन व्हाई वी आर रीडिंग दिस और वो उसका पार्ट क्यों मानी जाती थी पहले दे फर्दर कॉन्टेंट दैट साइकोलॉजिस्ट शुड बी कंसर्न्ड ओनली विद द करंट प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन स्ट्रगल विद एंड शुड हेल्प देम टू कोप विद दीस प्रॉब्लम्स वो ये कहते थे कि ये जो हिस्टोरिकल और साइकोलॉजिकल फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट है जो वो हम उसको ना पढ़ के जो मेन जो ह्यूमन बीइंग्स की प्रॉब्लम्स हैं जिससे हम स्ट्रगल कर रहे हैं हमको उन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ना चाहिए ठीक है और हमको उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढने चाहिए ठीक है प्रीमा फेशिया मतलब जो फर्स्ट इंप्रेशन है इन सारे क्वेश्चंस का हमको लगता है कि हाँ ये कन्विंसिंग स्टेटमेंट्स हैं ये जो आर्ग्यूमेंट्स जो ऊपर हुई हैं वो सब कन्विंसिंग है बट फिर हम लोग जब आगे देखें तो इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय एवरीवन ओके However, which one tries to understand the meaning of the term psychology, one realizes that it refers to many things such as mental processes, behavior, creativity, intelligence, mental disorder, prejudice, personality, attitude, belief, motivation, etc., etc., etc. ठीक है इतने सारे जो टर्म्स हैं साइकोलॉजी के या इतने सारे जो साइकोलॉजी के अंदर जो चीजें आती हैं उन सब को समझने के लिए उन मीनिंग्स की रेंज को समझने के लिए हमको उसका फिलोसफिकल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत जरूरी है ओके और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये टर्म्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी लगते हैं समटाइम्स To overcome the confusion arising out of the diversity and complexity of the discipline, it becomes necessary for the students to acquaint themselves with the philosophical sources, historical and other factors that have developed, that have helped shape our psychological knowledge until recently. अब ये जो इतनी सारे terms जो हमने अभी पढ़े like creativity, intelligence, mental disorder, prejudice, इन सब की meanings की बहुत ज़्यादा range है, okay? और इन सारी range को समझने के लिए, as I said earlier, कि हमको उसका historical और philosophical और भी जो factors हैं इन सारी साइकोलॉजिकल नॉलेज को शेप करने में जो हेल्पफुल थी तो हमको ये सारी हिस्टोरिकल और फिलोसफिकल सोर्सेस हमको और वो सारे फैक्टर्स हमको पता होने चाहिए टू बेटर अंडरस्टैंड दीज ऑल टर्म्स The unit will begin the discussion of two philosophical perspectives, that is empirism and rationalism. In next para, I will tell you what do you mean by empirism or what do you mean by rationalism. Okay? तो ये जो दो philosophical perspective थे
कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने समझाए। ओके मतलब कोई एम्पेरिज्म में बिलीव करता था, ओके कोई रैशनलिज्म वाले पर्सपेक्टिव में बिलीव करता था। ठीक है, द डिस्कशन ऑफ फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव और साइकोलॉजिकल थॉट्स विल हेल्प टू द लर्नर to understand one source of diversity in the psychological thoughts. However, to understand why did different psychologists adopt different philosophical perspectives, in this section, historical perspectives in which these psychological thoughts developed will be discussed. ठीक है, जो historical perspective वाला जो topic आएगा, उसमें you will understand कि जो historical perspective थे, वो क्या थे. Okay? Let's move on to our topic number 1.1, that is philosophical context. A closer reading of the history and philosophy of science indicates that there is a contestation, that is a discussion or any kind of argument around the meaning, methodology and the purpose of science. In broad sense, science refers to a systematic acquisition of knowledge. Science है, हम उसको क्या रेफर करते हैं कि ये जो साइंस जितनी भी हम पढ़ते हैं वो एक सिस्टमैटिक एक्विजिशन है नॉलेज का. ठीक है. However, lay persons कौन होते हैं? जो कि नॉन एक्सपर्ट्स होते हैं, as well as many scholars, जो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, वो एक नैरो व्यू देते हैं साइंस को. और नैरो व्यू क्या है साइंस का? अकॉर्डिंग टू द नैरो व्यू ऑफ साइंस, एक्विजिशन ऑफ ओनली सेंस ऑब्जर्वेशन बेस्ड नॉलेज इज कंसीडर्ड वैलिड एंड साइंटिफिक. जो भी हमारे सेंसेस के थ्रू हमको नॉलेज मिल रही है, ओके जो हमारे 5 सेंसेस हैं, उनके थ्रू जितनी भी नॉलेज हमको मिल रही है, दैट इज ओनली वैलिड एंड साइंटिफिक. और इस पर्सपेक्टिव को, ये जो नैरो पर्सपेक्टिव है साइंस का, इसको हम कहते हैं एम्पेरिसिज्म. ओके सो जितनी भी सेंसेस बेस्ड नॉलेज है हमारी, दैट इज एम्पेरिसिज्म. द थ्योरी दैट ऑल नॉलेज इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस डिराइव्ड फ्रॉम दी सेंसेस. और एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंटेशन आता है हमारा एम्पेरिसिज्म में. जैसे जैसे हमारी यूनिट्स बढ़ेंगी, जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स बढ़ेंगे, एम्पेरिसिज्म के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा. ओके It is to be noted that the empiristic view of science is just one of the perspective of science, and the group of philosophers of science considered it as a limited and narrow perspective of science. ठीक है, जैसे कि उन्होंने क्या बोला कि एम्पेरिसिज्म जो है तो वो क्या है, सिर्फ एक व्यू है साइंस का, सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है. ओके और जो बहुत सारे फिलोसोफर्स थे साइंस के, उन्होंने क्या बोला कि इट इज़ द लिमिटेड एंड नैरो पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस. ये बहुत लिमिटेड है और बहुत नैरो है, क्योंकि एम्पेरिस्टिक पर्सपेक्टिव जो है वो क्या कहता है कि जितनी भी हमारी सेंस बेस्ड नॉलेज है, सेंस ऑब्जर्वेशन बेस्ड नॉलेज है, सिर्फ उसी को वो वैलिड और साइंटिफिक कहता है. बट देयर इज एन अनदर पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस, दैट इज रैशनलिज्म. रैशनलिज्म में क्या होता था कि रैशनलिज्म एडवोकेट्स द यूज ऑफ ह्यूमन रीजन इंटेलेक्ट टू जनरेट न्यू नॉलेज. अब यहाँ पर लॉजिक का यूज होता है, ठीक है, ह्यूमन इंटेलेक्ट का यूज होता है, नॉट बेस्ड ऑन सेंसेस बेस्ड नॉलेज, बट यहाँ पे लॉजिक बेस्ड नॉलेज होती है. द थ्योरी दैट द एक्सरसाइज ऑफ रीजन rather than experience, authority and spiritual revelation provides the primary basis for knowledge. Okay, basically जो रैशनलिज्म है वो लॉजिक पे बेस्ड है, ओके और हमारे ह्यूमन इंटेलेक्ट पे बेस्ड है. Although chronologically, rationalism was advocated by the philosophers as the perspective of science much before the adoption of empiricism. Chronologically अगर देखा जाए तो rationalism जो है empiricism से बहुत पहले आ चुका है, और but still जो empiristic perspective था वो काफ़ी dominating था. ठीक है, उस वक्त पे वो काफ़ी मतलब बहुत लंबे वक्त तक जो empiristic perspective है वो dominate करता रहा. However, rationalism के भी बहुत सारी जो psychological theories हैं वो भी rationalism वाला जो perspective था उससे influenced हुई हैं. Okay. The controlled application of empiricism is the experimental method. As I told earlier, कि जो empiricism है वो experience और experimental method में believe रखता था. Okay, जो empiricism perspective है वो experience और experimental methods में believe रखता था, which attained the status of being the most popular and respected method in natural sciences. जितनी भी हमारी natural science है उन सब के among ये जो method था empiricism perspective जो था वो काफ़ी popular हुआ और काफ़ी इसको respect भी मिली. Even Wilhelm Wundt जो कि founder है modern psychology के, he also adopted this method, empiricism. As natural sciences help people to overcome the uncertainties and difficulties of life and also made human life more predictable and comfortable, the experimental method was viewed as the most sophisticated and useful method to generate valid knowledge. जैसे कि नेचुरल साइंसेस जो हैं उन्होंने हमारी लाइफ को बहुत ईजी बना दिया है और प्रेडिक्टेबल बना दिया है, बहुत कंफर्टेबल बना दिया है. इसी की तरह जो एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो भी एक सोफिस्टिकेटेड और यूजफुल मेथड माना जाता था टू जनरेट वैलिड नॉलेज. Therefore, scholars in the field of social sciences too thought that the experimental method could be fruitfully applied in the social domain to generate valid knowledge. बहुत सारे
जो स्कॉलर्स था जो कि सोशल साइंसेस में भी थे, जो कि बहुत सारे स्कॉलर्स थे जो कि सोशल साइंसेस से भी थे, उन्होंने सोचा कि ये जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो बहुत हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है सोशल डोमेन में टू जनरेट वैलिड नॉलेज। ऐसे ही विल्हेम वुंड जो थे, विल्हेम वुंड डेवलप्ड द सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी दैट वाज बेस्ड ऑन द एम्पिरिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस। जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने भी जो एम्पिरिस्टिक पर्सपेक्टिव था उसको अडॉप्ट किया। ओके, उसको introspection, a type of experiment in which a person involved in introspection experiments on oneself to unravel the structure of the mind. Now what is introspection? इंट्रोस्पेक्शन के बारे में हमारे नेक्स्ट यूनिट जो है हमारा यूनिट 2, उसमें विल्हेम वुंड के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है उसमें इंट्रोस्पेक्शन का एक पैराग्राफ है, ठीक है, वो एक टॉपिक है वहां पर। उसके वहां पर इंट्रोस्पेक्शन का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमको वहां पर मिलेगा। ओके, बट इन बेसिक लैंग्वेज और इन सिंपल टर्म्स इफ आई एक्सप्लेन इट, तो इंट्रोस्पेक्शन क्या है? अपने ही थॉट्स का, ओके, अपने ही थॉट्स का एक ऑब्जर्वेशन करना या तो उसको एग्जामिन करना। ओके, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, अब वो कंट्रोल्ड इंट्रोस्पेक्शन का जो मेथड है वो उन्होंने क्यों यूज किया? ताकि वो माइंड के जितने भी स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड जो है उसको अनरिवेल कर सके, उसको क्या कर सके, उसको एनालाइज कर पाए या क्लैरिफाई कर पाए या एक्सप्लेन कर पाए थ्रू द मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। ओके, his basic training was in the discipline of physiology, wherein experimental method had occupied a prominent place among the researchers. जो विल्हेम वुंड थे वो वैसे तो एक फिलोसोफर और एक फिजियोलॉजिस्ट थे, बट जब उनका इंटरेस्ट साइकोलॉजी में आया, उन्होंने कौन से मेथड्स लेके आए? वो एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है, जो किससे इन्फ्लुएंस था? एम्पिरिस्टिक व्यू ऑफ साइकोलॉजी से, एम्पिरिस्टिक व्यू ऑफ फिलोसफी से, ठीक है। बट जब वो एक्सपेरिमेंटल मेथड लेके आए तो वो जो और भी रिसर्चर्स थे उनके बीच में उनको क्या हुआ? एक प्रोमिनेंट प्लेस मिली, एक इंपॉर्टेंट प्लेस उन्होंने ऑक्यूपाई करी। ओके, इट इज सेड दैट विल्हेम वुंड experimental psychology, that is called Wundian psychology, was an offspring of experimental physiology and mental philosophy. मैंने क्या बताया कि वो एक फिजियोलॉजिस्ट, एक ट्रेंड फिजियोलॉजिस्ट थे और एक फिलोसोफर भी थे, ठीक है। तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन बन के एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी आई या उनकी ऑफस्प्रिंग है, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के, एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी और मेंटल फिलोसफी को मिला के एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो है वुंड की, वो आई। The former supplied method and this latter its subject matter. The term physiological in the book Physiological Psychology, authored by Wundt, signifies the use of method of physiology. That is the experimental method in psychology. ठीक है, जो बुक थी उनकी physiological psychology, उसमें वो उसके uses बताते हैं, methods of physiology के uses बताते हैं, जो कि हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड है साइकोलॉजी में। एज आई टोल्ड अर्लियर कि ये एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी और मेंटल फिलोसफी का कॉम्बिनेशन है और ऑफस्प्रिंग उनका बोला है, ये जो बुक का ऑथर है उन्होंने बोला कि वो ऑफस्प्रिंग है उसका मेंटल फिलोसफी और फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी का, ठीक है। बट उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, हमको क्लैरिफाई नहीं किया कि जो फिजियोलॉजिकल बेसिस हैं साइकोलॉजिकल प्रोसेस के, ठीक है, उसके बारे में हमको एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने अपनी बुक में। और ये सब कुछ जो अभी मॉडर्न बुक्स हैं, जो हमारी कॉन्टेम्प्रेरी बुक्स हैं फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी की, उन्होंने किया है। ओके, it may be noted that some systems of psychology such as structuralism and behaviorism relied on empirism. Empirism जो perspective है उस पे बेस्ड है structuralism and behaviorism. ये दोनों साइकोलॉजी के ही पार्ट हैं और इन दोनों टर्म्स के ऊपर पूरा एक यूनिट बेस्ड है। एक यूनिट है structuralism एंड एक यूनिट है behaviorism. ओके, जॉन वॉटसन थे जो कि फाउंडर थे बिहेवियरिज्म के, ठीक है। उन्होंने काफी सारे एफर्ट्स डाले साइकोलॉजी को फुल्ली साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाने में। ओके, और उन्होंने जो मेंटल स्ट्रक्चर की जो स्टडी थी उसको अपोज किया, ठीक है। जो वुंड जो थे उन्होंने क्या किया था कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी यूज करी थी टू अनरिवेल द मेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन, ठीक है, या मेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द माइंड। तो उनको जो उनकी फिलोसफी थी या जो उन्होंने जो हमको एक्सप्लेन किया था थ्रू एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, जॉन वॉटसन उसके बिल्कुल अपोजिशन में थे। वो इसको नहीं मानते थे, वो कहते थे कि मैं इसको पूरा साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाना चाहता हूँ साइकोलॉजी का। ओके, टू हिम ओनली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर शुड बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। वो क्या कहते थे, जितना भी बिहेवियर हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, वो ही सिर्फ साइकोलॉजी का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। Whereas the Gestalt school drew on the logic of rationalism, बट जो Gestalt स्कूल था, अगर फर्स्ट ईयर का आपको याद हो, Gestalt लॉज हमने पढ़े थे, Gestalt स्कूल जो था वो क्या करता था, लॉजिक पे बेस्ड था। एज आई टोल्ड कि रैशनलिज्म क्या है, लॉजिक पे बेस्ड है। तो वो गेस्टाल्ट स्कूल का जो मानना था वो रैशनलिज्म के ऊपर, उनका रैशनलिज्म वाला पर्सपेक्टिव वो मानते थे। और जो सिगमंड फ्रूड थे, हमारे जो साइको एनालिसिस जो थ्योरी है हमारी, सिगमंड फ्रूड ने दी है। आई होप फर्स्ट ईयर का आपको थोड़ा बहुत याद हो, इट सुपर इको ईगो वाला पार्ट, साइको एनालिटिकल थ्योरी जो उनकी थी। जो सिगमंड फ्रूड थे वो क्या थे, मॉडर्न डिसिप्लिन ऑफ न्यूरोलॉजी इनमें ट्रेंड थे वो, ठीक है। और जो उनकी फिलोसफिकल पोजीशन थी वो ज्यादा अच्छी नहीं थी, ठीक है। ये जो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है, ये सारे थॉट्स के, वो उसमें ज्यादा खड़े नहीं उतरते थे। जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है कि जो उनकी साइको एनालिटिक थ्योरी थी
वो काफ़ी क्रिटिसाइज हुई थी बाद में. ओके. The proponents of another school of psychological thought, the humanistic existential theory, जो मैस्लो ने हमको humanistic theory दी थी, were critical of the use of the scientific method of the study to study human psychology, and they were particularly opposed to applying an analytical approach to understand human mental processes and behavior. जो ये इतनी सबकी थ्योरी थी, जैसे कि सिगमंड फ्रूड की साइकोएनालिटिकल थ्योरी हुई या मैस्लो की थ्योरी ऑफ ह्यूमनिस्टिक थ्योरी जो थी, वो सब क्या था कि साइंटिफिकली वो नहीं प्रूव कर पा रहे थे कि ये सब कैसे होता है. ठीक है, जैसे 8 सुपर ईगो वो सब उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया था. और जो इनकी ह्यूमनिस्टिक मैस्लो की जो थ्योरी थी हायरार्की ऑफ नीड्स वाली, वो भी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं थी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम. बट जो मैस्लो और जो सिगमंड फ्रूड थे, इनका क्या मानना था, ये जो थ्योरीज थी वो हमने देखा फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा था कि ये बेसिकली दे बिलीव दैट ह्यूमन बीइंग्स आर गुड. ठीक है, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो ह्यूमन बीइंग्स आर बेसिकली गुड अकॉर्डिंग टू मैस्लो. ठीक है, वो क्या कहता था, उनका क्या कहना है कि एवरी पर्सन इज बॉर्न फ्री एंड हैज द कैपेबिलिटीज टू डेवलप हिज और हर पोटेंशियल. ठीक है, जो ये सिगमंड फ्रूड है या मैस्लो है, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी इंसान है या जो भी ह्यूमन बीइंग है वो फ्री बॉर्न हुआ है, उसको वो केपेबल है अपने पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए. ठीक है, और ये जो साइकोलॉजी है वो उस पर्सन की लाइफ टाइम में उसको हेल्प करना चाहिए. ठीक है, जितना भी उसको लाइफ टाइम में जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, ओके, मेंटल प्रॉब्लम्स, तो वो साइकोलॉजी का डिसिप्लिन जो बनेगा उसमें हेल्प करना चाहिए. अब ये सब हम जो इतना सारा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं. ठीक है, अब हम उसका ये जान रहे हैं, बैक ऑफ द स्टोरी जान रहे हैं कि ये ऐसा क्या हुआ. अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग बातें करते थे. ठीक है, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट थे, वो अलग अलग बातें करते थे. ठीक है, तो सबका अपना अपना मानना था कि साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसमें ये क्या आना चाहिए. विल्हेम वुंड कुछ और मानते हैं, मैस्लो कुछ और मानते थे, सिगमंड फ्रूड कुछ और मानते थे. ठीक है, तो ये सब अभी हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा. ओके, फ्रॉम ऑल द अबव एग्जांपल्स इट इज क्लियर दैट इफ साइंटिफिक साइकोलॉजी इज डिफाइंड इन अ पर्टिकुलर वे, इट स्पेसिफाई और डिफाइंस द स्कोप ऑफ द डिसिप्लिन इन द लिमिटेड सेंस. बट अभी जो हमने और भी एग्जाम्पल्स अगर हमने देखे तो उसमें क्या हमको उससे क्या क्लियर हुआ कि अगर साइंटिफिक साइकोलॉजी को हम डिफाइन कर दे एक पर्टिकुलर वे में, तो फिर क्या होगा कि वो तो बहुत लिमिटेड सेंस हो जाएगा ना उसका. बहुत साइंटिफिक साइकोलॉजी अगर हम उसको मान लें तो बहुत लिमिटेड हो जाएगी. ठीक है, अब जो साइकोलॉजी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेंटल स्ट्रक्चर और कॉन्शियसनेस, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, अनकॉन्शियस मोटिव, फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन, depend on what the thinkers associate with the particular school of thought considered important. However, most of the standard textbook defines psychology as a scientific study of the brain, mind, and behavior. Therefore, it can be argued that the current standard definition of psychology reflect views of only a few thinkers associated with a particular school of psychology, or the combination of a few of them instead of representing the entire spectrum of psychological thoughts. अब इससे वो क्या बता रहा है कि जो अभी करंट डेफिनेशन है साइकोलॉजी की, दैट इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ब्रेन, माइंड एंड बिहेवियर, तो अभी भी ऐसा लगता है कि लिमिटेड सेंस में है ये. जैसे कि अभी बताया कि कुछ थिंकर्स का मानना कुछ और था, कुछ कहते थे कि हाँ ये साइंटिफिक है, कुछ कहते थे एक्सपेरिमेंटल है, कुछ अनकॉन्शियस के ऊपर थे, किसी का कुछ और मानना था. तो जो अभी भी स्टैंडर्ड जो टेक्स्ट बुक में हमारे जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमको मिली है वो अभी भी लगता है कि बहुत लिमिटेड है. ओके, क्योंकि बहुत कम जो साइकोलॉजिस्ट हैं सिर्फ उन्हीं की प्रॉपर बात उस डेफिनेशन में आ रही है. ओवरऑल अगर सारे थिंकर्स की बात को मिला जुला के देखा जाए तो वो डेफिनेशन जो है वो सही नहीं है या एप्रोप्रिएट नहीं है. Upon reading the history of the psychology in an introductory textbook of psychology, the reader may get the impression that Wilhelm Wundt was the founder of scientific psychology, as he had established the first laboratory of psychology at Leipzig University in 1879. At this point, it will be worthwhile to alert the reader that this is not an objective fact. अब अगर मैं इसको रीड न करके मैं ओवरऑल इस पैरा में क्या रखा है मैं वो आपको बताती हूँ कि जब हम साइकोलॉजी की हिस्ट्री देखते हैं, ओके, जो कि हमको अभी फर्स्ट ईयर में, फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट ईयर 11th-12th में अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी है तो हमको अभी तक इतना पता है कि जो विल्हेम वुंड थे वो साइंटिफिक साइकोलॉजी के फाउंडर थे. ठीक है, मॉडर्न साइकोलॉजी के फाउंडर थे. बट इट इज नॉट प्रॉपरली ट्रू, ऑब्जेक्टिव फैक्ट नहीं है. क्यों? क्योंकि और भी कुछ साइकोलॉजिस्ट थे. ठीक है, कुछ ऐसे भी थे जो विल्हेम वुंड की ही ट्रेनिंग में थे. उनका साइकोलॉजी को लेके कुछ अलग पर्सपेक्टिव था. ओके, वो कुछ और बिलीव रखते थे. फिर उन लोगों की बातें मिला जुला के फिर विल्हेम वुंड को आइडिया आया कि हाँ मुझे साइकोलॉजी को इस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए या इस वे में लेके जाना चाहिए. ठीक है, psychological factors have played an important role in the development and perpetuation of certain kinds of psychological thoughts. सेकेंड यूनिट में हमको बताया है कि जो हेल्महोल्ट्ज थे और जो फेचनर थे, ये भी रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट थे. इनके कुछ व्यूज थे जिसकी वजह से विल्हेम वुंड जो है वो काफी इंस्पायर हुए थे या बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे. उनके व्यूज की वजह से ये साइकोलॉजी का जो साइंटिफिक डिसिप्लिन बना या साइकोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरह जो एमर्ज हुआ
वो उनके व्यूज की वजह से हुआ था। ऑब्वियसली वॉन्ट जो है वो उसको आगे तो लेके गए थे उस चीज को, बट वो एक्चुअली में उन हेल्महोल्ट्ज और फेचनर के व्यूज की वजह से वो उस साइकोलॉजी को उस पर्टिकुलर वे में देखने लगे थे, एक साइंटिफिक साइकोलॉजी के रूप में उसको देखने लगे थे। ओके, बट हुआ क्या फिर बाद में कि जो वोन थे उनको इस एक्सपेरिमेंटल मेथड के लिमिटेशंस नजर आने लगे। ठीक है, वो समझ गए कि ये जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो बहुत लिमिटेड है साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, by using the experimental method, one believed the experimenter can study only the simple mental processes such as attention, perception and some forms of memory. ठीक है, उन्होंने क्या सोचा कि जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो तो बहुत सिंपल मेंटल प्रोसेसेस जो हैं सिर्फ उनके ही बारे में हमको बता रहा है। ठीक है, बट जब हायर मेंटल प्रोसेसेस की बात आए तो वहां पे हमको एंथ्रोपोलॉजिकल और हिस्टोरिकल मेथड्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी हो जाता है। Therefore, उन्होंने एक साइकोलॉजी का न्यू एरिया स्टार्ट किया, दैट इज कॉल्ड वॉकर साइकोलॉजीज। वॉकर साइकोलॉजीज में वो वॉकर साइकोलॉजीज को अगर हम ट्रांसलेट करें तो इट मीन्स कल्चरल एंड सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, वॉकर साइकोलॉजी एक न्यू एरिया जो उन्होंने एस्टैब्लिश किया, वो क्यों किया? ताकि हम हायर मेंटल प्रोसेसेस को जान पाए। ठीक है, अब हायर मेंटल प्रोसेसेस को हम कैसे जान पाएंगे? जब हमको एंथ्रोपोलॉजिकल और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हर चीज के पता होंगे। तो जैसे कि रिलीजन हुआ, कस्टम्स हुआ, कल्चरल आर्टिफैक्ट्स हुआ और ये सारी चीजें। ठीक है, तो इन सब के बेसिस पे हमारा क्या बनता है? हायर मेंटल प्रोसेस बनता है। एक्सपेरिमेंटल के थ्रू हमको सिर्फ सिंपल सेंसेशंस या मैं बोलूँ सिंपल मेंटल प्रोसेसेस पता चल रहे थे, बट टू नो हायर मेंटल प्रोसेस जो विल्हेम वुंड ने हमको बताया, वॉकर साइकोलॉजीज का हमको यूज करना पड़ेगा। ओके, फिर जब बाद में जब वो वॉकर साइकोलॉजीज लेके आए, एक जब न्यू एरिया जो स्टैब्लिश हुआ, तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी से भी ज्यादा उन्होंने वॉकर साइकोलॉजीज में अपना टाइम इन्वेस्ट किया। ओके, These facts about the Wundt clearly shows that Wundt himself had thought psychology should be broader than merely being an experimental discipline. जब उन्होंने हायर मेंटल प्रोसेसेस की जब स्टडी करी, या जब मैं बोलूँ वॉकर साइकोलॉजीज की तरफ उनका ज्यादा रुझाव हुआ, तो उनको क्या समझ में आया कि सिर्फ साइकोलॉजी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल डिसिप्लिन तक ही सीमित नहीं है, वो बहुत ज्यादा ब्रॉडर है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में तो सिर्फ सिंपल मेंटल प्रोसेसेस आ रहे हैं, बट जब बहुत आगे तक की बात सोचनी है, बहुत हायर मेंटल प्रोसेसेस की बात करनी है, देन फिर मुझे उसकी अलग से स्टडी करनी पड़ेगी। ओके, फिर लास्ट जो 3 लाइन्स हैं इस पैरा की, उसमें लिखा है कि इज इट नॉट पजलिंग टू नो दैट वॉकर साइकोलॉजी इज एडवोकेटेड बाय वुंट इज हार्डली डिस्कस्ड इन द इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी। उन्होंने बोला कि ये बहुत पजलिंग नहीं लगता है हमको कि जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं अभी तक साइकोलॉजी की, जो हमने इंट्रोडक्शन की जो बुक्स हैं हमारी साइकोलॉजी में, उनमें हार्डली किसी ने बात करी हो वॉकर साइकोलॉजीज के बारे में। वहां पर अभी तक हमने सिर्फ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के बारे में ही पढ़ा था। ओके, सिमिलरली विलियम जेम्स भी, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, वो भी साइकोलॉजी के ही फाउंडर हैं, और वो भी पहले विलियम वुंट की तरह एक ट्रेंड फिजियोलॉजिस्ट ही थे। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि साइकोलॉजी शुड फोकस ऑन द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है हमारी, उसके ऊपर सिर्फ साइकोलॉजी जो है वो बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, but after realizing that in the prevalent scientific psychology it is not possible to study the stream of consciousness, he quit the discipline of psychology, accusing it of nasty like sciences. अब उन्होंने क्या बोला? पहले तो वो बोल रहे थे कि पूरा जो साइकोलॉजी है उसका पूरा फोकस होना चाहिए कॉन्शियसनेस के ऊपर, बट जब उन्होंने आगे का सोचा, जब उन्होंने सोचा कि भैया कॉन्शियसनेस की साइंटिफिक साइकोलॉजी जो है वो कॉन्शियसनेस को नहीं स्टडी कर पाएगी पूरा। ओके, तो फिर क्या हुआ कि फिर उन्होंने ये जो डिसिप्लिन जो उन्होंने बनाया था अलग से नया, फिर उन्होंने वो छोड़ दिया। उन्होंने कैसे एक्सक्यूज किया या कैसे एक्यूज किया इससे? उन्होंने बोला कि ये जो डिसिप्लिन है वो बहुत नेस्टी लाइक साइंसेस है। ओके, बहुत अनप्लेजेंट है साइंस, बहुत अनप्लेजेंट साइंस है ये। ठीक है, अब बेस्ड ऑन द अबव डिस्कशन ऑफ द व्यूज ऑफ 2 eminent thinkers in psychology, one needs to appreciate the element of arbitrariness in defining psychology as a scientific discipline and how such a way of defining discipline makes it narrow. Therefore, it is imperative to study the historical forces that shaped and discipline in a particular direction. By historicizing the various psychological thoughts as a student of psychology, you will be able to understand how social, political, ideology, जो हमने ऊपर जो डिस्कशन किया विलियम जेम्स और विलियम वुंट का, उससे हमको क्या पता चला कि उन्होंने पहली बात तो साइकोलॉजी को एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन बताया, है ना। तो वी नीड टू बी अप्रिशिएट कि उन्होंने ये अपनी बात रखी सबके सामने। ठीक है, उन्होंने किसी को कॉपी नहीं किया, वो अपने उन्होंने जो ऑब्जर्व किया था या जो वो बिलीव करते थे उन्होंने वो सबके सामने लाए। ठीक है, और फिर बाद में उनको ये भी पता चला कि ये जो साइंटिफिक अगर हम बोल रहे हैं साइकोलॉजी को, साइंटिफिक डिसिप्लिन अगर हम बोल रहे हैं, तो वो बहुत नैरो होगा। ठीक है, वो बहुत लिमिटेड सेंस में आएगा हमारे सामने। ठीक है, इसीलिए
हमको क्या होगा, हमको अगर ब्रॉडर सेंस में साइकोलॉजी पढ़नी है तो हमको उसके हिस्टोरिकल फोर्सेस भी पढ़ने होंगे, ठीक है। और जब हम साइकोलॉजिकल थॉट्स की जो हिस्ट्री है, अगर हम वो पढ़ेंगे कि ये जो साइकोलॉजिकल थॉट्स जो है वो कैसे डेवलप हुए, ठीक है, तो उसके बाद हमको क्या पता चलेगा कि जो सोशल, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस करे हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को डेवलप करने में। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई एक्सप्लेन historical perspectives and non-Western traditions in psychology and concluding comments. Okay, so thank you so much for this video. I hope you'll like this session, and please like, share and subscribe my YouTube channel. This is my very first video, and I hope my upcoming videos would really help you. Thank you so much.